किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत मौका देती है और किस्मत चौका देती है। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पारंगत बैच में। और आज पारंगत बैच में हम पढ़ने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 3 से 4 नंबर तक के क्वेश्चंस आप देख सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। ये चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है, इस चैप्टर में बहुत ही मजा आएगा। इस चैप्टर में लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ाई करेंगे, इसी वजह से इसको हम वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में पूरी स्टडी हम लाइट को वेव मान करके करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है। हमेशा की तरह अगर आप इस पूरे लेक्चर को देखते हो तो वेव ऑप्टिक्स में आपको बहुत मजा आएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, सारे डेरिवेशंस कराऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं वेव ऑप्टिक्स की और पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि वेव ऑप्टिक्स क्या होती है। आपको पता है ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? सर ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट की स्टडी। जब कभी हम लाइट की स्टडी करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। अब दो तरीके की ऑप्टिक्स होती है, एक होती है रे ऑप्टिक्स, एक होती है वेव ऑप्टिक्स। हालांकि दोनों ऑप्टिक्स हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने रे ऑप्टिक्स को पढ़ा, जिसमें लाइट के रे के नेचर के बारे में जाना, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, रे मानते हैं ना, रे नेचर के बारे में पढ़ा। अब हम लाइट के वेव नेचर को पढ़ेंगे कि भैया लाइट की वेव नेचर कैसे होती है, इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ लाइट, जिसमें हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट करते हैं। अब कुल मिलाकर चर्चा किसके बारे में होगी, पूरा मुद्दा किसके बारे में है? लाइट के बारे में है। तो हमको ये तो समझ में आना चाहिए कि लाइट होती क्या है। भाई हम लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं पर लाइट हमको पता ही ना हो तो क्या हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे चीजों को? नहीं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि लाइट एक एनर्जी है, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation in our eyes। इसका मतलब क्या होता है? सेंसेशन का मतलब क्या होता है? आप कभी अंधेरे कमरे में जाओ, हाँ सर जाता हूँ, और मान लो कोई बल्ब ना लगा हो, पूरा डार्क रूम हो, तो क्या आपको कोई चीज दिखाई देगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि सर अंधेरा है, लाइट ही नहीं है। आपके पास कितनी खूबसूरत आंख क्यों ना हो, सुंदर सुंदर आंख है ना, पर अगर बेटा लाइट नहीं है, चमक नहीं है, लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, तो उस खूबसूरत आंख का कोई मतलब नहीं है। समझ गए? लाइट का होना जरूरी है। लाइट नहीं होगी तो कोई चीज दिखेगी ही नहीं आपको, किसी चीज का सेंसेशन ही नहीं होगा। सेंसेशन मतलब कोई चीज दिखेगी ही नहीं आपको, है ना। तो लाइट ही एक तरीके की ऐसी एनर्जी है जो हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं। ऐसा क्या होता है लाइट के अंदर? आपने बचपन से पढ़ा है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में आती है, और जब रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में आती है तो उसकी इमेज बनती है। यानी रिफ्लेक्शन का होना बहुत जरूरी है। जब तक वो लाइट रिफ्लेक्ट करके आंखों में नहीं आएगी, इमेज नहीं बनेगा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। इसलिए लाइट एक एनर्जी है जो हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस कराती है। वही भैया यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है ना, जो हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस कराती है। मतलब इसी की हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम लाइट को पढ़ने जा रहे हैं, लाइट को तो हमने देख लिया कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सेंसेशन कराती है, पर बेटा इसी लाइट के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने लाइट के बारे में बताया है कि लाइट का नेचर कैसा होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी लाइट शो करती है, उसके बारे में, लाइट कैसे बनी होती है। इसी कड़ी में सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे न्यूटन साहब। न्यूटन साहब आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे फिजिक्स पढ़ लो न्यूटन, केमिस्ट्री पढ़ लो अगेन न्यूटन, बायो पढ़ लो अगेन न्यूटन। न्यूटन साहब हर जगह है, हर जगह सर्व विद्यमान, हर जगह प्रेजेंट है भैया। हाँ, न्यूटन साहब को पढ़ते हैं। न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि देखो भैया, ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट आप देखते हो, ये लाइट कर्पस्क्यूल से बनी है। कर्पस्क्यूल क्या है? टाइनी टाइनी पार्टिकल है, जिसे उन्होंने कर्पस्क्यूल बोला। और उन्होंने कहा लाइट इसी से मिलकर बनी है। तो उन्होंने कहा जो लाइट देखते हो आप, ये कर्पस्क्यूल से मिलकर के बनी है। लाइट की सबसे पहली थ्योरी, ये कहीं ना कहीं पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे थे। दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइजीन्स। हाइजीन साहब ने कहा न्यूटन तू गलत है, तुम गलत हो न्यूटन, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट कर्पस्क्यूल से नहीं बनी है, लाइट एक वेव है। तो हाइजीन का पूरा मानना था कि भैया देखो, ये जो लाइट आप लाइट लाइट चिल्ला रहे हो ना, ये लाइट कुछ और नहीं है, लाइट एक वेव है। और इन्हीं की बात को सपोर्ट करने के लिए अगली थ्योरी आती है जिसका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब अपनी एक थ्योरी देते हैं। ये थ्योरी बड़ी फेमस होती है बेटा, क्योंकि इनके थ्योरी का नाम था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल ने कहा ठीक है हाइजन काका, आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो लाइट है वो एक वेव है और लाइट वेव की तरह बिहेव भी करती है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लाइट वेव की तरह
बिहेव भी करती है। ये पार्टिकल नहीं है, नॉट पार्टिकल, बट ये जो लाइट एक वेव है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव का ही टाइप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें मैक्सवेल साहब का कहना था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस लाइट के साथ चलती है। कपल फॉर्म में लाइट आगे बढ़ता है, यानी लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ये दोनों साथ में ऑसिलेट करके आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। यानी कि मैक्सवेल का मानना था लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑसिलेटिंग एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इनका कहना था लाइट व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ ठीक है भाई। अब एक साहब आते हैं जिनका नाम था प्लैंक। प्लैंक क्वांटम थ्योरी देते हैं। अगेन पूरी बातें बड़ी डिस्टर्बेंस चलती है, बड़ी लड़ाइयां होती हैं। प्लैंक ने कहा देखो भैया, लाइट फोटोन से मिलकर के बनी है। किससे मिलकर के बनी है? फोटोन। लाइट किससे मिलकर के बनी है? फोटोन। और इनका मानना था लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। जब इन्होंने अगेन आए, इन्होंने कहा लाइट फोटोन से मिलकर के बनी है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? न्यूटन ने कहा लाइट करपस्क्यूल से बनी है। हाइजेंस साहब आए, बोले लाइट वेव है, मतलब करपस्क्यूल मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे थे वो। फिर हाइजेंस साहब आए, बोले लाइट वेव है। मैक्सवेल साहब आए, बोले लाइट वेव है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्लैंक साहब आए, उन्होंने कहा देखो लाइट फोटोन से मिलकर के बनी है। ये जो लाइट की रे आप देखते हो, इस लाइट में बहुत सारे फोटोन होते हैं। उन्होंने कहा डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स होती है, जिसे फोटोन बोलते हैं, और लाइट फोटोन से मिलकर के बनी है। हालांकि इसी की हेल्प से उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह को प्रूफ किया गया है ना, फोटोन की हेल्प से। पर बेटा अभी टाइम के लिए अभी समझो कि प्लैंक्स ने क्या बताया? प्लैंक्स ने कहा लाइट फोटोन से मिलकर के बनी है। उसके बाद एक डी ब्रोगली साहब आए। अब जैसे इन्होंने कह दिया कि लाइट फोटोन से बनी है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टिकल नेचर की ओर इशारा कर रहा था। किसकी ओर इशारा कर रहे थे? ये पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे थे। पर हाइजीन और मैक्सवेल तो वेव नेचर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन प्लैंक साहब अगेन पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे थे। अब बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बड़ी लड़ाइयां हुई। तब एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली मतलब दोगला, नहीं, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का मानना था कि देखो भैया, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है, इसका दोनों नेचर होता है। मौका पाके चौका मार देती है। तुम्हारे कुछ दोस्त होते होंगे, तुम्हारे तरफ जब तुम्हारे साइड रहेंगे, तुम्हारी तरफ बोलेंगे ना भाई, भाई अपना भाई तू ही तो है भाई, तेरे लिए ही तो मैं जीता हूँ, तू ही तो है। लेकिन जब दूसरे के साथ हो जाएंगे, अरे भाई उसकी तो बात ही मत कर। ऐसे लोग होते हैं ना, डी ब्रोगली। हाँ, डी ब्रोगली ऐसे ही कहते थे। डी ब्रोगली ने कहा कि क्या लड़ाई छेड़ रहे हो? न्यूटन कह रहे हैं लाइट करपस्क्यूल से बनी पार्टिकल से, हाइजीन कह रहे हैं लाइट वेव है, और फिर अगेन मैक्सवेल कह रहे हैं लाइट वेव है, फिर प्लैंक कहते हैं लाइट पार्टिकल है। पूरी दुनिया इसी में फंसी जा रही थी, पूरी दुनिया इसी में फंसी जा रही थी। तब डी ब्रोगली ने कहा भैया अपने अपने विचार को बदलो, न लाइट वेव है न लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल वेव दोनों की तरह बिहेव करती है। ओके सर, हाँ डी ब्रोगली ने बहुत बात में ये बात बोली थी। लेकिन फिलहाल हाइजेंस की थ्योरी को चलो अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हाइजेंस की थ्योरी में कुछ बातें बड़ी स्पेशल थी। क्या स्पेशल थी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जरा आप समझो कि लाइट क्या क्या फिनोमिना शो करती है। जैसे लाइट हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, तो लाइट की कुछ फिनोमिना होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लाइट दिखाती है। देखो अगर कोई भी लाइट होती है, तो लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होती है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये भैया कहाँ चलती है? ये सीधे रास्ते में चलती है, तो इसको मैं कहता हूँ इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, और इस प्रोपोगेशन को बोलते हैं, इस प्रोपोगेशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, एक फिनोमिना होती है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, और इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है सर। और दूसरी बात, लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है, लाइट रिफ्रैक्शन शो करती है, लाइट डिस्पर्जन शो करती है, इंटरफेरेंस शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, पोलराइजेशन शो करती है। बेटा अगर तुम याद करो मोटे मोटे तौर पे, अगर आप याद करो तो आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इसको तो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है। और रे ऑप्टिक्स में लाइट को क्या मानते थे? पार्टिकल मानते थे, यानी रे से प्रूफ करते थे। ये सारी रे नेचर से प्रूफ हो रही थी। लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब को हम वेव मान के भी प्रूफ कर सकते हैं, केवल वेव मानने से ही होगा, है ना। अब मजे की बात सुनो पूरी बात। बेटा लाइट की कुछ फिनोमिना होती है। लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है, लाइट रिफ्रैक्शन शो करती है, लाइट डिस्पर्जन शो करती है, लाइट इंटरफेरेंस शो करती है, लाइट डिस्पर्जन शो करती है, लाइट पोलराइजेशन शो करती है।
बेटा जैसे मुझको ये बातें याद हैं ऐसे तुमको भी याद होनी चाहिए। मैं तुमसे पूछूं व्हाट आर द फिनोमिना ऑफ लाइट, तो बोलोगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। ये तुम्हें भी बोलना है। अब मुद्दे की बात सुनो, मुद्दे की बात क्या है मास्टर, मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात ये है भैया कि जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन है, इसको आप लाइट को रे ट्रीट करके भी कर सकते हो, लाइट को रे ट्रीट करके भी कर सकते हो और वेव को ट्रीट करके भी कर सकते हो। मतलब इसको पार्टिकल रे मतलब पार्टिकल ही होता है। लाइट को रे भी ट्रीट करके कर सकते हो और वेव ट्रीट करके भी कर सकते हो। यानी इसको रे नेचर और वेव नेचर दोनों से प्रूफ किया जा सकता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। लाइट को रे मानोगे तो भी अभी पिछले चैप्टर में देखे होगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन होता है, और लाइट को वेव मानोगे तो भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन होगा। आज ही क्लास में भी इसको हम बताएंगे कि कैसे वेव रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करती है। मतलब लाइट को अगर मैं रे मान लूं तो भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन होगा, और लाइट को वेव मानूं तो भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन होगा, है ना। फिर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन केवल लाइट को वेव मानने से होगा। अगर आप लाइट को रे मानते हो तो ये तीनों चीजें नहीं होगी, मतलब ये पार्टिकल नेचर से प्रूफ नहीं होगा। रे मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर। आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो लाइट को हमेशा आपको क्या मानना पड़ेगा, वेव मानना पड़ेगा। तो मतलब रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन रे वेव दोनों से प्रूफ कर सकते हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन केवल वेव से प्रूफ कर सकते हैं। तो कहा हाइजीन ने कहा यार जब इन सबको हम वेव से प्रूफ कर सकते हैं, भाई इसको रे वेव दोनों मतलब वेव से भी प्रूफ कर सकते हैं और इसको भी वेव से प्रूफ कर सकते हैं, तो इसी की वजह से हाइजीन ने बोल दिया था कि लाइट क्या है, लाइट इज अ वेव। हाइजीन ने यहीं से बोला, हाइजीन्स ने यहीं से बोला। हाइजीन्स ने क्यों बोला, उन्होंने कहा लाइट इज वेव, क्योंकि सारे फिनोमिना को तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे, सारे फिनोमिना को तो एक्सप्लेन कर पा रहे, सब फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने कह दिया लाइट वेव है, क्योंकि भैया ये सारे फिनोमिना ऊपर के भी वेव दोनों से होते हैं, मतलब वेव से भी होते हैं और नीचे के तो वेव से होते ही है, तो उन्होंने कह दिया लाइट वेव है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, प्रॉब्लम आई अभी उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, कॉम्पटन इफेक्ट आया, तो लाइट के वेव नेचर को डिस्कार्ड कर दिया गया, है ना। पर मुद्दे की बात यह है कि हाइजीन का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखते हैं भैया, लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है, अभी आपने देख लिया कि इट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, है ना, अभी आपने देख लिया। अब दूसरी बात पढ़नी है, जो लाइट की स्पीड होती है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये भी बात आपको पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी आपने पढ़ ही लिया है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साथ में चलती है। पर मुद्दे की बात यही है कि वेव और पार्टिकल नेचर में बड़ी अंतर हुई, बड़ी लड़ाइयां हुई। हालांकि अभी हम वेव, लाइट को वेव मान करके पढ़ाई करेंगे, और हाइजीन ने जो बोला था और उसको देखते हैं कि हाइजीन ने क्या कहा। हाइजीन ने कहा देखो लाइट एक वेव है, हाइजीन ने क्या कहा कि लाइट एक वेव है। अब वेव बेटा दो तरीके की होती है, कोई भी वेव होती है तो वेव दो होती है, एक वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक वेव होती है ट्रांसवर्स। दो वेव होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स वेव, है ना, लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स वेव। अब इन्होंने क्या कह दिया, गलत क्या बोल दिया, हाइजीन ने कहा कि ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट है ये वेव तो है, ये बात तो सच, पर इन्होंने कहा लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब बेटा जैसे कि साउंड, साउंड भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी। ऐसे उन्होंने कहा ये जो लाइट है ना, ये भी एक तरीके की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हालांकि इसको गलत प्रूफ कर दिया गया, क्योंकि अगर लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो ये बताओ स्पेस से जब लाइट हमारे अर्थ पे आती है, सन से जब लाइट अर्थ पे आती है, तो बीच में तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो लाइट कैसे यहाँ पे पहुंचती है। तो इन्होंने कहा कि देखो भैया लाइट साउंड की तरह ही ट्रेवल करती है, और जब लाइट वहां से यहाँ आती है तो कहीं बीच में कोई हाइपोथेटिकल मीडियम है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया ईथर। मतलब अपनी थ्योरी को बचाने के लिए पहले तो इन्होंने कह दिया लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अब जब इनके ऊपर क्वेश्चन उठा कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ये सनलाइट अर्थ पे कैसे पहुंचती है, बीच में तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो उन्होंने कहा हेलो हेलो हेलो, मैं अपनी थ्योरी को सच प्रूफ करूंगा, मैं अपनी थ्योरी को सच प्रूफ करूंगा। इस पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम फैला हुआ है जिसको उन्होंने बोला ईथर। क्या बोला, ईथर, हाँ, हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर। अब मजे की बात है कि यह हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसा कुछ मीडियम इन्होंने देखा नहीं है, मन में मनगढ़ंत कहानी बना लिया अपनी थ्योरी को बचाने के लिए कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जैसे साउंड ट्रेवल करता है हवा में वैसे ये भी ट्रेवल करती है।
अब लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि भैया साउंड तो चलो हवा में ट्रेवल करती है, तुम्हारी लाइटें यहाँ पे कैसे आती है? तो उन्होंने कहा देखो मालिक, इस पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम फैला हुआ है जिसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। और उस ईथर की हेल्प से लाइट अर्थ पे आती है। ठीक है भाई, वही बात फैली। पर क्या सच में ऐसा कोई मीडियम होता है? नहीं। इस थ्योरी को बाद में गलत प्रूफ किया गया। तो ये भी समझते हुए चलना है। तो मान लिया आपसे पूछते हैं हाइजीन्स की वेव थ्योरी क्या एग्जाम में आता है, तो वही बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव व्हिच प्रोपगेट लाइक साउंड व्हिच प्रोपगेट इन सच अ वे सच दैट साउंड ट्रेवल इन एयर, है ना। और उन्होंने कहा था कि देयर इज हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर। बाद में अच्छा, ये जो थ्योरी थी इनकी, ये क्या क्या बताती थी? क्योंकि उन्होंने लाइट को वेव मान ही लिया था, तो ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन सबको एक्सप्लेन कर पा रहे थे। रिफ्लेक्शन को भी, रिफ्रैक्शन को भी, डिफ्रैक्शन को भी, इंटरफेरेंस को भी, पोलराइजेशन को भी, सबको एक्सप्लेन कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइट को वेव मान लिया था। लाइट को वेव मान लिया तो प्रूफ कर पा रहे थे। पर गलत क्या था? इन्होंने लाइट को क्या बोल दिया था? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऐसा कुछ होता नहीं है। इस वजह से इनकी पूरी कहानी को हम लोगों ने इनको भैया कहा कि आप जाइए सर, आपका काम हो गया। तो इनकी थ्योरी फेल हो गई थी। पर हालांकि यहाँ से वेव नेचर के बारे में हमको बहुत ज्यादा आइडिया मिला, क्योंकि ये फिनोमिना वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर सकती है। बस गलती सिर्फ एक थी कि उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल दिया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेव फ्रंट की। हाइजेंस की थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसे बोलते हैं वेव फ्रंट। उसको आगे हम डील करेंगे। पर बेटा इनकी थ्योरी फेल क्यों हो गई, है ना? इनकी थ्योरी फेल क्यों हो गई ये भी देख लेते हैं। इनकी थ्योरी फेल क्यों हो गई, है ना? तो फेलियर ऑफ हाइजीन्स थ्योरी क्या है? फेलियर ऑफ हाइजीन्स वेव थ्योरी क्या है भाई? ये भी लिख लो आप सब लोग। फेलियर ऑफ हाइजीन्स वेव थ्योरी, सबसे पहली फेल ये क्यों हो गए? सबसे पहला मुद्दा इनका यही था कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो कि गलत है। बाद में इसको प्रूफ किया गया कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू हाइजीन, अकॉर्डिंग टू हाइजीन, अकॉर्डिंग टू हाइजीन, हाइजीन लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनके अकॉर्डिंग क्या था? लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बट इट इज एक्चुअली ट्रांसवर्स इन नेचर। बट इट इज एक्चुअली ट्रांसवर्स इन नेचर। ये ट्रांसवर्स होती है नेचर में, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है भैया। ये क्या होती है? ट्रांसवर्स होती है नेचर में, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहला फेलियर इनका ये था। दूसरा, ये कहते थे कि जो लाइट की स्पीड है ना, वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता है लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। रेयर मतलब जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, जो हल्का है, जो हल्का है, जिसकी डेंसिटी कम है, उसमें लाइट तेज ट्रेवल करेगी। भाई 50 लोगों की भीड़ खड़ी हो, आप दौड़ो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्पीड स्लो होगी, है ना। तो जो लाइट है वो, पहली बात तो हाइजीन के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव थी, इसको बाद में गलत प्रूफ किया गया, बताया गया लाइट ट्रांसवर्स वेव है। और दूसरा इनका मानना था अकॉर्डिंग टू हाइजीन, अकॉर्डिंग टू हाइजीन, हाइजीन का कहना था अकॉर्डिंग टू हाइजीन कि जो लाइट है ना भैया, हाइजीन, speed of light is more in denser medium. Speed of light, speed of light is more in denser medium, is more in denser medium, denser medium than rarer, than rarer, than rarer. This is wrong, this is wrong. ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि लाइट की स्पीड रेयर में ज्यादा होती है डेंसर से। ये बात आपको पता है। मैं बता दूं, स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं तो मैं छोटे से जगह में लिख दे रहा हूं। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो रेयर मीडियम में ज्यादा होती है डेंसर से, है ना। तो इसको मैं मिटा लूं क्या? इसको मैं यहां लिख देता हूं। अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट की, अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट की, तो ये रेयर में ज्यादा होती है डेंसर से, रेयर में ज्यादा होती है डेंसर से। पर इनका मानना कुछ उल्टा ही था, तो इसलिए इनकी थ्योरी को फेल किया गया। दो दो गलतियां निकाली हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं भैया। और हाइजीन की थ्योरी में हाइजीन ने एक टर्म के बारे में बात किया था जिसे बोलते हैं वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट, पहली गलती हो गई भैया,
है ना। इसको पहले ठीक कराता हूं मैं इसको। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था लोकस ऑफ, यहाँ पे एक वर्ड लिख लो बेटा, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट विच आर ऑसिलेटिंग इन अ सेम फेज। मैं समझाता हूँ। मान लो ये लाइट का कोई सोर्स है, मान लो ये लाइट का कोई सोर्स है, कोई लाइट का पॉइंट सोर्स है, कोई बल्ब मान लो, कोई भी लाइट का पॉइंट सोर्स मान लो। अब बेटा ये यहां से क्या होगा, यहां से लाइट निकलेगी, हर डायरेक्शन में जाएगी, कुछ लाइट इधर जाएंगी, कुछ लाइट इधर जाएंगी, कुछ लाइट की रे इधर। मैं लाइट के रे को दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई, है ना, ऑब्वियस सी बात है। ये लाइट कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, ये पॉइंट सोर्स है तो हर तरफ लाइट जाएगी। अच्छा भैया, कुछ लाइट इधर भी जाएगी, मास्टर डीजे राकेश, कुछ लाइट इधर भी जाएगी, कुछ लाइट इधर भी जाएगी, कुछ लाइट इधर भी जाएगी, ओके मास्टर, कुछ लाइट इधर भी जाएगी। अब बेटा यहां से सेम डिस्टेंस दूर में, यहां से इस पॉइंट सोर्स से जहां से लाइट निकल रही थी, लाइट का जो सोर्स है, यहां से सेम डिस्टेंस ए पे जाऊं, सेम डिस्टेंस ए पे जाऊं, सेम डिस्टेंस ए पे जाऊं, एक पॉइंट सेलेक्ट करूं, एक पॉइंट सेलेक्ट करूं, एक पॉइंट सेलेक्ट करूं, एक पॉइंट सेलेक्ट करूं, सेम डिस्टेंस दूर, है ना, सेम डिस्टेंस दूर। अब लाइट से देखो, लाइट ऐसे इसमें सारी तरफ निकली, और अब मैं सारे पॉइंट को अगर मिला दूं, सारे पॉइंट को मैं ऐसे मिला दूं, तो इसको मैं बोल दूंगा वेव फ्रंट। क्या बोल दूंगा, वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट की कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या कहा, ये हमारी लाइट की पॉइंट सोर्स थी, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला, इसको मैंने बोला पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या थी भैया, ये जो है हमारी, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, और सेम डिस्टेंस दूर गए, ए ए ए ए ए, सेम डिस्टेंस दूर गए, तो ये सारी देखो एक लोकस पे आ रही है कि नहीं आ रही है, इनका सबका एक लोकस है, सेम लोकस में है। तो ये जब सेम लोकस में है, इसे मैं बोल दूंगा वेव फ्रंट। क्या बोल दूंगा, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है मैं आपको समझाऊं। अच्छा, इस वेव फ्रंट को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल बताता हूँ, जिससे आप इसको बहुत डिटेल में समझ पाओगे। कभी आपने पानी में स्टोन को फेंका है तो उसमें रिपल्स बनते हैं, सेम वे में ऐसे ऐसे रिपल्स बनते होंगे। ऐसे आपने देखा होगा, छोटे रिपल्स, फिर बड़े रिपल्स, फिर और बड़े रिपल्स, ऐसे बनते हुए देखे हो, है ना। यहाँ पे अपने स्टोन फेंका, ऐसे बनते जाते हैं। तो ये जो गोल गोल बन रहे हैं ना, गोल गोल बन रहे हैं, उसी तरीके से जब लाइट चलती है तो लाइट भी ऐसे वेव फ्रंट बनाते हुए चलती है। एक वेव फ्रंट यहाँ बन गया, फिर हो सकता है एक वेव फ्रंट यहाँ बन जाए, फिर एक वेव फ्रंट यहाँ बन जाए, यानी लाइट ऐसे ही चलती है। लाइट वेव फ्रंट बना करके ही चलती है, लाइट वेव फ्रंट बना करके चला करती है। अच्छा सर, तो ये वेव फ्रंट की पूरी कहानी क्या है, क्या आप समझाओगे। हाँ मैं समझाता हूँ। वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट व्हिच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। देखो ये सेम फेज में है ना, ओहो, ये सेम फेज में है ना, ये सेम फेज में है, जितनी ऊपर ये है उतनी ऊपर ये है, उतनी ऊपर ये है उतनी ऊपर ये, हाँ यहाँ सबकी डिस्टेंस सेम है, और सब एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, तो मतलब ये किसमें है, ये सेम फेज में है। तो अगर ये सेम फेज में है तो इसको क्या बोल देंगे, ये इसका वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट क्या है, लोकस, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट व्हिच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। अच्छा मान लो ये हमारी कोई वेव है, ये ऐसे चल रही है, ये कोई वेव है। अच्छा सर, इससे आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हो, इससे मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे हमारी एक वेव ऐसे में और बना दूं, ऐसे, और कल को मैं एक वेव ऐसे और बना दूं। अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि एक साथ ऊपर जा रही है, यानी इनका फेस सेम है, इनका फेस सेम है, और इनके फेस के लोकस को मैं मिला दूं, अगर इनके फेस के लोकस को मिला दूं तो ये भी हमें एक वेव फ्रंट देगा, ये भी हमको एक वेव फ्रंट देगा, ये भी हमको क्या देगा, वेव फ्रंट देगा। देखो ये सब किस में है, ये सब सेम फेज में है, और अगर मैं इसको मिला दूं, इसको मिला दूं तो ये भी क्या है, वेव फ्रंट है, क्योंकि एक साथ ये सेम फेज में है, ये सेम फेज में है, ये सेम फेज में है, और इनके अगर लोकस को मिला दूं, इनकी पोजीशन को मिला दूं, तो ये भी क्या है, ये भी एक वेव फ्रंट है। अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको भी ए बोल दूं, बी बोल दूं, तो ये सब क्या है, ये सब वेव फ्रंट। ये क्या है, वेव फ्रंट है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है बेटा, एक तरीके का वेव फ्रंट है। तो लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट व्हिच आर इन सेम फेज, सेम फेज मतलब एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, इसको क्या बोल देंगे, वेव फ्रंट। ऐसे ये पॉइंट सोर्स था, इसके एक साथ सारी डायरेक्शन में लाइट एक साथ जाएंगी, और इनकी लोकस को मिला दूं जो सेम फेज में है,
तो भी किसको दे देंगे, वेव फ्रंट को दे देंगे। ठीक है भैया। अब बेटा ये मान लो हमारी वेव फ्रंट ऐसे है, ये बात समझ में आई, इसको अपने कॉपी में ड्रॉ कर लो, फिर मैं आप इसको मिटाल देता हूँ, है ना, इसको मैं मिटाल के कुछ और बातें आपको समझा देता हूँ। अभी मैं पॉइंट सोर्स की वजह से वेव फ्रंट कैसे बना मैं उसको समझाता हूँ। सिर्फ ये पॉइंट सोर्स है लाइट का, इसकी वजह से जो वेव फ्रंट बना इसको मैं समझाता हूँ। मान लो बेटा ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट से जो परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, मान लो कल को मुझे कुछ ऐसा वेव फ्रंट मिले, ऐसा ऐसा वेव फ्रंट मिले, मिल सकता है, तो इससे परपेंडिकुलर जो लाइन ऐसे जा रही होगी, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये हमको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे बताएगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव बताएगी, है ना, कि वेव ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगी, एक वेव ऐसे आगे जाएगी, जिधर रे जाएगी उधर ही हमारी वेव भी क्या होगी, आगे जाएगी, उधर ही हमारी वेव भी क्या होगी, आगे जाएगी। तो ये जो हमारा वेव फ्रंट है, इससे जो नॉर्मल लाइन पड़ी है ना, इससे जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे, ये जो 90 डिग्री पे हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है, ये जो नॉर्मल हम, ये जो नॉर्मल है ना, ये हमको क्या बता रही है, ये हमको बता रही है लाइट की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, ये जो रे है हमको लाइट की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को बता रही है। तो अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊं वेव फ्रंट पे, मान लो ये वेव फ्रंट हमारा है ऐसे, मान लो हमारा एक वेव फ्रंट ऐसे है, मान लो हमारा एक वेव फ्रंट ऐसे है, और यहाँ से मैं कोई एक नॉर्मल बनाऊं इससे परपेंडिकुलर, तो ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया हमने ना, ये बता रही है कि वेव ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगी, सारे तरफ ऐसे 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 करके आगे बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब ये जो रे है जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है इस वेव फ्रंट पे, नॉर्मल टू द वेव फ्रंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट एट सेम टाइम, सेम टाइम के अंदर ही हमको क्या बताने वाली है, डायरेक्शन को भी बताने वाली है। अब बात करते हैं हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी। हाइजेंस की सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी क्या कहती है, इसको मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। इमेजिन करो कि ये हमारा एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, ये क्या है, पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से लाइट हर तरफ निकलेगी, हर तरफ लाइट निकलेगी, हर तरफ लाइट निकलेगी, है ना बेटा, हर तरफ लाइट निकलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लाइट हर तरफ निकलेगी। इसको मैं मिटाल के फिर से बनाता हूँ। ये मान लो हमारा लाइट का पॉइंट सोर्स है, ये क्या है, पॉइंट सोर्स है, तो लाइट इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, और बड़ा बना दे मास्टर। ये देखो, ये लाइट एक इधर निकली, एक लाइट इधर निकली, एक लाइट इधर निकली, एक लाइट इधर निकली। अब बेटा इनको मैं अगर मिलाऊं, इनके लोकस को मिलाऊं ऐसे, ये इनका लोकस कुछ होगा, इसका भी अपना कुछ पोजीशन होगा, और ये मान लो सेम फेज में है, तो इनको मिलाऊंगा, अगर सारों को मिला दूंगा तो ये हमको एक वेव फ्रंट देगा कि नहीं देगा, हाँ सर बिल्कुल वेव फ्रंट देगा। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो एक तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ कि एक पॉइंट सोर्स से जब लाइट निकलेगी तो कुछ दूर ऐसे इसका वेव फ्रंट मिलेगा, वेव फ्रंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर मिलेगा। अब ये जो वेव फ्रंट है ना, ये जो वेव फ्रंट हमको मिला, ये जो वेव फ्रंट हमको मिला, ये जो वेव फ्रंट हमको मिला ना, इस वेव फ्रंट का, ये जो वेव फ्रंट है ये क्या है बेटा, ये वेव फ्रंट है, ये है वेव फ्रंट। अब हाइजेंस ने कहा कि ये जो वेव फ्रंट है इनके ऊपर कुछ सेकेंडरी वेवलेट होते हैं, एवरी पॉइंट ऑन इस, इन्होंने कहा कि जो वेव फ्रंट है इस पे कुछ सोर्स होते हैं, क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। सोर्स मतलब जो नए वेव फ्रंट को जन्म दे सकते हैं। मान लो ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये एक नए वेव फ्रंट को जन्म दे सकते हैं। कैसे सर, अगर ये भाई, अगर ये हमारा वेव फ्रंट है और इस पे कुछ सोर्स है, ऐसे मल्टीपल इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट क्या होंगे, सोर्स होंगे, ऐसे इनफाइनाइट सोर्स होंगे, ऐसे इनफाइनाइट सोर्स होंगे जो एक नए वेव फ्रंट को जन्म देंगे। अब इससे वेव फ्रंट कैसे निकलेगा, अगर ये पॉइंट सोर्स है तो यहाँ से भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा, और ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, तो यहाँ पे भी ऐसे वेव फ्रंट निकलेगा, यहाँ पे भी ऐसे वेव फ्रंट निकलेगा, यहाँ पे भी ऐसे वेव फ्रंट निकलेगा, यहाँ पे भी ऐसे वेव फ्रंट निकलेगा। तो इन्होंने, ये जो पॉइंट सोर्स है, एक वेवलेट के ऊपर कुछ सोर्सेज होते हैं, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो एक नए वेवलेट को जन्म देते हैं। देखो ये तो वेवलेट था ही, इस पे जो सोर्स थे उन्होंने एक नए वेवलेट को जन्म दे दिया, क्या कर दिया, एक नए वेवलेट को जन्म दे दिया। तो देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, हर पॉइंट वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होंगे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होता तो ये भी एक वेव फ्रंट को जन्म दे सकता था, यहाँ पे कोई पॉइंट होता तो ये भी एक नए वेव फ्रंट को जन्म दे सकता था। तो जो हर पॉइंट होता है वेव फ्रंट पे, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट ये है, इस पे जो हर पॉइंट है एक्ट एज फ्रेश सोर्स, फ्रेश सोर्स मतलब एक ताजा सोर्स है जो एक नए वेव फ्रंट को, जो एक नए वेव फ्रंट को जन्म दे सकता है।
है ना। एज द फर्स्ट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मतलब एक वेवफ्रंट को जन्म दे सकता है, ठीक है। एंड फॉर्म इट्स ऑन वेव, और ये अपनी वेव बना सकता है, ऐसे भाई ऐसे ऐसे करके वेव आगे बढ़ेगी तो वेवफ्रंट बनाएगा, तो वेव बनाएगा। इट इज एंड कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, जिसको क्या बोल देंगे, ये जो बना, ये तो वेवलेट था, ये जो बना इसको बोल देंगे सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोल देंगे भैया, सेकेंडरी वेवलेट, क्योंकि ये तो पहले से था ये वाला, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी वेवलेट। जो अभी जो फ्रेश सोर्स ने बनाया इसको बोल देंगे सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोल देंगे भाई, सेकेंडरी वेवलेट बोल देंगे। अच्छा, अगर मान लो मीडियम होमोजीनियस है, होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस आपने पढ़ा है जिसमें चीजें यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होती हैं, उसे बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम। तो उसमें क्या होता है, सारे डायरेक्शन में लाइट सेम स्पीड से ट्रेवल करती है। आपको पता भी है कि मान लो ये पॉइंट सोर्स है, इधर ये लाइट ऐसे गई तो सेम टाइम के अंदर सेम लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, सेम। मान लो इस पॉइंट पे पहुंचने में उसे 2 सेकंड लगा, यहां से यहां आने में 2 सेकंड लगा, तो यहां से यहां आने में भी 2 सेकंड लगेगा, यानी सब डायरेक्शन में जाने में 2-2 सेकंड लगेगा। यानी सारे डायरेक्शन में लाइट एक साथ फैलती है, सारे डायरेक्शन में लाइट एक साथ फैलती है। ये पॉइंट सोर्स से लाइट निकली, 2 सेकंड के अंदर यहाँ, 2 सेकंड के अंदर यहाँ, 2 सेकंड के अंदर यहाँ, अब इनका लोकस को मिला देंगे तो एक डिफरेंस देंगे। तो होमोजीनियस मीडियम के अंदर लाइट सेम स्पीड से ट्रेवल करती है, ये भी बात आपको याद रखना है। फिर ये बेटा ओ टेंजेंट क्या होता है, इसको मैं मिटालता हूँ और फिर समझाता हूँ इसका। अब हमारी कहानी को जरा आप ध्यान से समझो। टेंजेंट ड्रॉन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन सेकेंडरी वेवलेट गिव्स अ न्यू वेवफ्रंट, गिव्स अ न्यू वेवफ्रंट। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं बताता हूँ। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं इसके ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो सेकेंडरी सोर्स है इनके ऊपर मैं इसे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इसे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट, तो ये किसको देंगी, ये सेकेंडरी वेवफ्रंट को देंगे बेटा। किसको देंगी, इसे बोलते हैं सेकेंडरी वेवफ्रंट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवफ्रंट। क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी वेवफ्रंट बोलते हैं। देखो पूरी कहानी को समझो, ये हमारा पॉइंट सोर्स था, पॉइंट सोर्स का ये वेवफ्रंट था, इस पे हर पॉइंट एक नई वेवफ्रंट को जन्म देगा। और अगर उस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट मतलब ये लाइन जो है टेंजेंट, तो ये हमें एक नई वेवफ्रंट देगी, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी वेवफ्रंट। क्या बोलते हैं भैया इसको, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवफ्रंट। तो सेकेंडरी वेवफ्रंट का डायरेक्शन दे देगी, है ना। हालांकि मैं आपको अगर इसको समझाऊं तो इतना ही हम बनाते हैं, इतना ही बनाने का मतलब क्या है, मैं पूरी बात को समझाऊं आपको एक बार फिर से भैया, 2 सेकंड देना और मक्खन के तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पूरी बात को मैं मक्खन के तरीके से समझाता हूँ कि हाइजीन के सेकेंडरी प्रिंसिपल का सोर्स क्या था। देखो मान लो कोई मैंने सोर्स लिया, हाँ सर सोर्स लिया, अब लाइट यहाँ से हाई डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक है सर हाई डायरेक्शन में निकलेगी। एक काम करो सर, आप बड़े से बना दो, ये मान लो सोर्स लिया, ठीक है सर सोर्स लिया, लाइट हाई डायरेक्शन में निकलेगी, ओके सर, लाइट हाई डायरेक्शन में निकलेगी, जी सर। अब बेटा यहां से मान लेते हैं इस पॉइंट पे लाइट, इस पॉइंट पे लाइट सारे डायरेक्शन में अंदर सेम टाइम के अंदर इस पॉइंट पे पहुंची। अब अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं, अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं, इसको सारे पॉइंट्स को मिला दूं, सेम टाइम के अंदर लाइट पहुंची, तो ये हमारा एक वेव फ्रंट हो गया, है ना, एक वेव फ्रंट हो गया, सारे लोकस को मिला दिया। अब बेटा ये जो वेव फ्रंट है ना, ये जो वेव फ्रंट है, इसके ऊपर कुछ सेकेंडरी सोर्स होते हैं। क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स होते हैं जो एक नए वेव फ्रंट को जन्म देते हैं। मान लो एक सेकेंडरी सोर्स हमारा ये है ना, फ्रेश सोर्स होते हैं, जिसे प्राइमरी सोर्स जो है वेव फ्रंट जो है, इसके ऊपर कुछ सोर्स होते हैं, इसके ऊपर कुछ फ्रेश सोर्स होते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, सोर्स होते हैं जो एक नए वेव फ्रंट को जन्म देंगे। अब देखो ये पॉइंट सोर्स है, यानी एक वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट सोर्स होते हैं जो एक नए वेव फ्रंट को जन्म देते हैं। अब ये पॉइंट सोर्स है, ऑब्वियस सी बात है इनकी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ऐसे 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 वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा, इनकी वजह से ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बनेगा, ऐसे ऐसे, है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब अगर हम चाहते हैं डायरेक्शन हमें पता करें कि जो नया वेव फ्रंट बना उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी वेव कैसे आगे बढ़ेगी, तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसे। तो ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट क्या बता रहा है, जो टेंजेंट है इट इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये क्या है, ये हमारी सेकेंडरी वेव फ्रंट है। तो इसकी अगर हमें डायरेक्शन को पता करना है, ये हमारी सेकेंडरी वेव फ्रंट जो बनी, इसकी डायरेक्शन को कैसे पता कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं एक टेंजेंट को ड्रॉ करके। तो जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, आप इधर भी चाहो तो इसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये बता रही है कि वेव इधर जा रही है, ठीक है भाई, है ना। तो क्या कर सकते हैं, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये हमें वेव के डायरेक्शन को बताती है, वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को बताती है। भाई देखो हर तरफ जाती है वेव, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, पर हम इधर को इग्नोर करके इधर को मानते हैं, हम इधर ही की स्टडी करते हैं, हम हाफ ही बनाते हैं। अब मान लो ये जो पॉइंट है,
अब ये जो नया वेव फ्रंट आया है इस पे भी कुछ पॉइंट सोर्सेज होंगे जो अगेन एक नए वेव फ्रंट को जन्म देंगे, उसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अगला वेव फ्रंट मिल जाएगा। पूरी कहानी को समझो, एक पॉइंट सोर्स होता है जिसपे जिसकी वजह से क्या होता है, सारे लोकस अगर सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं तो एक वेव फ्रंट बनता है। हर वेव फ्रंट पे कुछ फ्रेश सोर्स होते हैं जो कि एक नए किसको जन्म देते हैं, एक नए वेव फ्रंट को जन्म देते हैं। ठीक है भैया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। और अगर उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो उसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब बेटा वेव फ्रंट कितने तरीके के होते हैं, एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है प्लेन वेव फ्रंट, एक होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर मैं बात करूं स्फेरिकल वेव फ्रंट तो इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम पॉइंट सोर्स। ये हमेशा कैसे बनते हैं, ये हमेशा पॉइंट सोर्स से बनते हैं। इट ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम पॉइंट सोर्स। एक पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनता है ना, एक पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या सर आप इसको समझा सकते हो, बिल्कुल समझा सकता हूं मैं। मान लो हमारे पास में कोई पॉइंट सोर्स है, अब ये पॉइंट सोर्स है तो यहां से क्या होगा, यहां से भैया हर डायरेक्शन में लाइट रह जाएगी, हर डायरेक्शन में लाइट रह जाएगी, है ना। अब अगर मैं सारे लोकस को मिला दूं, उसके सारे लोकस को मिला दूं, सारे लोकस को मिला दूं, एक मुझे कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ऐसे ही किसी और पॉइंट पे मैं मिला दूं, हाँ एक और पॉइंट पे, तो हमें कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए जो हमारा ये सोर्स था, ये कैसा था, ये हमारा पॉइंट सोर्स था। कैसा सोर्स था, पॉइंट सोर्स। तो जो हमें वेव फ्रंट मिला कैसा मिला, स्फेरिकल मिला। पर बेटा पर अगर हम चाहते हैं कि हमको प्लेन वेव फ्रंट मिले, हमको एकदम प्लेन वेव फ्रंट मिले, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी या मैं कह लूं, या मैं क्या कह लूं, ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि प्लेनर, बिकॉज इट विल फॉर्म, क्योंकि ये कब बनेगा, बिकॉज इट विल फॉर्म, ये तभी बनेगा बेटा, इट विल फॉर्म व्हेन 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 light rays will be parallel, well light rays will coming parallel। जब लाइट रे कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, तभी ये बनेगा भैया। कौन कौन वेव फ्रंट, कौन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। भैया मान लो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, तो जब लाइट इन्फिनिटी से आएगी तो लाइट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। भाई लाइट इन्फिनिटी से आती है तो आपको पता है लाइट पैरेलल आती है। तो इस कंडीशन में इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। तो ये प्लेनर वेव फ्रंट है। लेकिन है ना, ये कैसा वेव फ्रंट है, ये है प्लेनर वेव फ्रंट, ये प्लेनर वेव फ्रंट है ना, सही तरीके से बना लेना आप, ये प्लेन वेव फ्रंट है। लेकिन बेटा, लेकिन अगर हमारा सोर्स पॉइंट हो जाए, पॉइंट सोर्स हो जाए ऐसे, तो इसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा, इसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा। कैसा बनेगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल। तो ये ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। एक वेव फ्रंट ऐसा भी बना सकते हो। कुल मिलाकर स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, है ना। ये क्या है, पॉइंट सोर्स की वजह से है। पॉइंट सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट बना, तो बना स्फेरिकल। कैसा बना, स्फेरिकल। और सुनो मालिक, सुनो, अगर हमारी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनानी हो तो उसके लिए चाहिए लाइन सोर्स। क्या चाहिए, अगर हमारा लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स, लाइन सोर्स है, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया। लाइन सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे सच एज ट्यूबलाइट, सच एज ट्यूबलाइट जो घरों में लगाते हो सेफल, हाँ वो, सच एज ट्यूबलाइट। ये क्या करेगी, विल फॉर्म सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, विल फॉर्म सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, इससे जो वेव फ्रंट बनेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो कब किस केस में कैसा वेव फ्रंट बनता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है मालिक, बहुत जरूरी है। कैसे, जैसे मान लो ये पॉइंट सोर्स, ये कोई सिलेंड्रिकल सोर्स है, सिलेंड्रिकल है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये मान लो कोई सीधी रेखा है, ये रेखा सीधी है, अभी टेढ़ी नहीं है, लेटी नहीं है, एकदम सीधी रेखा है। रेखा लेटी नहीं हुई है, रेखा सीधी है, खड़ी है रेखा। ठीक है, रेखा क्या है, खड़ी है। अब देखो मतलब स्ट्रेट लाइन है, अभी कोई लाइन सोर्स है। कैसा सोर्स है, ये हमारा बेटा लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स है। इसको मैं डाल दे मास्टर, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये लाइन सोर्स आपको दिख रहा है, जी मास्टर दिख रहा है। बेटा इसका ये पॉइंट कैसा है, ये तो स्फेरिकल है ऐसा। ये पॉइंट कैसा है, यहाँ पे भी स्फेरिकल है। तो यहाँ पे वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बनती है, कुछ इस तरीके से बनती है,
कुछ इस तरीके से बनती है। इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ तो बनेगा स्फेरिकल, यहाँ भी बन जाएगा आपका, यहाँ भी ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ भी, क्योंकि टर्मिनल को देखो, टर्मिनल एजेस तो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे ना, टर्मिनल एजेस तो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे ना। अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको नोटिस करो, अगर आप इसको नोटिस करो तो ये सिलिंड्रिकल है। पर बेटा अगर इनको सबको मिलाओगे ऐसे, इनका जो वेव फ्रंट बनता है सिलिंड्रिकल। एक्चुअली में ऐसे होता है, मैं आपको सच बताऊं, आपको ठीक मायने में समझाऊं तो इसका वेव फ्रंट आपको याद रखना है, ऐसे होता है। एक सिलेंडर कैसे बनता है? ओ मास्टर, अपनी अपनी क्या अपनी अपनी कला पे ध्यान दो, आर्ट पे। बेटा देखो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, ये लाइन सोर्स है पर ये पॉइंट की तरह, तो यहाँ पे वेव फ्रंट ऐसे बनी, है ना, है ना, है ना, है ना। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, इसको मैं ठीक कैसे बनाऊं? समझ तो पा रहे हो ना सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा? लाइन सोर्स देखा तुमने, लाइन सोर्स है तो इसकी वजह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा वेव फ्रंट बनेगा? सिलेंड्रिकल। ठीक है भैया जी मालिक, तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ठीक है, हाँ सर ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। तो ये हमारा कैसा था? ये हमारा लाइन सोर्स था, लाइन सोर्स। इसकी वजह से वेव फ्रंट कैसा बना? ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना। तो याद रखना, लाइन सोर्स की वजह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना। अब ऐसा क्यों बना मैं बताऊं क्या है? हालांकि बताना तो नहीं चाहिए पर बता दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, ये तो पॉइंट सोर्स है ना, तो यहाँ से ऐसे निकली होगी रे, ऐसे निकली होगी, ऐसे सारी लोकस को मिला दिया तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल बन गया, यहाँ पे स्फेरिकल बना होगा, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे निकला होगा, ऐसे ऐसे इसको मिला दिया होगा, यहाँ पे स्फेरिकल, और दोनों स्फेरिकल को ड्रॉ कर दिया तो सिलिंड्रिकल बन गया। तो कुल मिलाकर लाइन सोर्स से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलती है। जैसे कि ट्यूब लाइट रखो, तो ट्यूब लाइट की वजह से कोई पूछे तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट सीधा बोल देना। ठीक है भाई जी सर मालिक, आगे बढ़ते हैं। अब भैया प्रूफ करना है हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें प्रूफ करना है। तो अभी हमने जो हाइजेंस की वेव थ्योरी पढ़ी है उसके बेसिस पे हमारे एग्जाम में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने को आता है। तो चलो आओ देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, और इन दोनों चीजों को प्रूफ करेंगे हाइजेंस की वेव थ्योरी पे। जैसे आपने रे ऑप्टिक्स में लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा, सेम वे में अगर लाइट को हम वेव माने तो वो भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करती है। ये आपके पास में एक डेरिवेशन है, ये प्रूफ करने को एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने दो लाइट इंसिडेंट कराई है। क्या कराया है? दो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराया है। ये लाइट इंसिडेंट होकर के इधर चली गई और ये लाइट इंसिडेंट होकर के इधर चली गई। दो लाइट क्यों कराया? क्योंकि हमें इनके केस को प्रूफ करना है, ये मैथमेटिकल है, पूरा ध्यान से समझना। इस लाइट रे को हमने इंसिडेंट कराया, ये रिफ्लेक्ट हो गई। इस लाइट रे को इंसिडेंट कराया, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये दोनों लाइट रे जब इंसिडेंट की तो ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहां से हमने क्या किया, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको कह दिया मैंने, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को कह दिया बी। ये जो ए बी है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बोल दिया मैंने, यानी ये जो इंसिडेंट लाइट गिरी यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दूसरे वाले इंसिडेंट पे और इसको बोल दिया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के गई थी, सेम वे में रिफ्लेक्टेड लाइट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बोल दिया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं ये इंसिडेंट वेव फ्रंट का मतलब क्या है, कि ये वाला, ये जब इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ गया होगा तो ये वाला यहाँ चला गया होगा। अब मैं पूरी बात को समझाता हूँ आपको। अगर मैं ए डैश को देखूं, ए डैश को देखूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से ए डैश जाने में इस लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ये ए डैश कितनी की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, तो कैसे पता करेंगे? हम कहते हैं भाई डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? c, और टाइम लेट सपोज t लगा, यानी a से a डैश की दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ct। ऐसे बेटा b से b डैश, लाइट की स्पीड को मैंने c मान लिया t टाइम लगता है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? b से b डैश की भी दूरी ct हो जाएगी। अब हमको पता है कि अगर मैं जरा ध्यान से देखूं a डैश जो है वो भी ct है, b डैश भी ct है, a डैश b डैश को डिवाइड कर दिया। अब एंगल ABB देखो आप, ABB, इस एंगल को देखो, एंगल ABB, इस एंगल को अगर आप देखो तो ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था इसके साथ इसका एंगल I बन रहा है, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है इसके साथ इसका एंगल R बन रहा है। अगर आप इस ट्रायंगल को देख पाओ तो
तो अगर मैं कहूँ साइन आई कितना होगा, तो साइन आई क्या होता है, साइन आई होता है सर पीबीपी एचएचबी होता है सर। तो ये हो जाएगा भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको परपेंडिकुलर कितनी दिख रही है सर, परपेंडिकुलर तो बीबी डैश हो जाएगी, और हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी AB डैश, हाइपोटेनियस ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BB डैश अपन AB डैश। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। अब सर साइन आई क्या हो जाएगा, साइन आई की वैल्यू कितनी होगी, BB डैश अपन AB डैश। BB डैश की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, CT है, और AB डैश किसके बराबर है, AB डैश, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ये यहाँ पे AB डैश है। अब इन एंगल ए डैश बी को देखो, अगर इसको आप देखोगे तो साइन आर कितना होगा, साइन आर कितना हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देखो तो परपेंडिकुलर तो ये होगा, हाँ सर, तो ए डैश, और हाइपोटेनियस क्या होगा, ये तो सर ए बी डैश हो जाएगा, तो ए डैश अपॉन ए बी डैश कर दिया। ए डैश की वैल्यू बेटा सीटी है, ए बी डैश की वैल्यू क्या है, ए बी डैश है। अब मैंने क्या कर दिया, ये जो वैल्यूज आई हैं इनको मैंने डिवाइड कर दिया, यानी इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया भैया, है ना। इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दिया, डिवाइड। तुम लोग देख रहे होगे मास्टर की कपड़े चेंज हो गए, मतलब अभी तक मैं हुडी पहना था उसको निकाल दिया, शर्ट में आ गया। भाई आज मेरा बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, तो इस लेक्चर को मैंने कल पॉज कर दिया था, आज फिर से इसको हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि कल माइक ऑफ हो गई थी, पूरा लेक्चर वैसे चला गया, इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको एक क्रिस्प कंटेंट में दे पाऊँ, है ना। तो समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई वही बात है, अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करें, साइन आई बाई साइन आर करें, तो साइन आई कितना था भैया, साइन आई था CT अपॉन AB डैश, और साइन आर कितना था, CT अपॉन AB डैश। इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो साइन आई की वैल्यू कितनी थी, पीछे देखो आप, साइन आई की वैल्यू कितनी थी बेटा, साइन आई की वैल्यू थी CT अपॉन AB डैश, कितनी थी भैया, CT अपॉन AB डैश। और अगर साइन आर की बात करूं तो साइन आर की वैल्यू कितनी आई थी भैया, साइन आर की वैल्यू कितनी आई थी, A डैश अपॉन AB डैश, A डैश अपॉन AB डैश। जी मालिक, क्या आपको इतनी बात क्लियर है, जी सर क्लियर है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ कि साइन आई और साइन आर को अगर डिवाइड करोगे तो ये बेटा उठ के ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, CT अपॉन AB डैश, और AB डैश ऊपर चला गया, AB डैश से AB डैश कर गया, CT से CT कर गया, साइन आई बाई साइन आर क्या आ गया, 1 आ गया, तो साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। भाई इसको इधर भेज दूंगा। अब बेटा एंगल बहुत छोटा होता है, तो साइन आई को हम, साइन आई को भी आई बोल सकते हैं, और साइन आर को हम आर मान सकते हैं, यानी साइन को हटा सकते हैं अगर एंगल बहुत छोटा है। ये मैथ्स है कि साइन आई बहुत छोटा है, आर बहुत छोटा है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हमने प्रूफ कर दिया रिफ्लेक्शन को कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतनी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब अगला जिसको हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। जिस तरीके से हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया है, सेम वे में हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ करेंगे। बेटा सेम काम करना है, दो इंसिडेंट रे फॉलो करानी है, इस मीडियम को रेयर बोल देना है, इस मीडियम को डेंसर बोल देना है। लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, आपको पता है टूवर्ड्स नॉर्मल, अगर नॉर्मल बनाऊं तो टूवर्ड्स नॉर्मल रिफ्लेक्ट करेगी। लाइट रेयर से डेंसर आएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल रिफ्लेक्ट करेगी। बेटा यहाँ से जिस पॉइंट पे लाइट गिरी, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको बोल दिया इंसिडेंट वेव फ्रंट, इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया। बेटा ये जो लाइट रिफ्रेक्ट की, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको बोल दिया रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट। क्या बोल दिया, रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि रिफ्रेक्टेड लाइन से हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट। अगेन अगर मैं ए डैश की वैल्यू पूछूं कि भैया ए से ए डैश जाने में कितना टाइम लगा होगा, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमको नहीं पता। अब बेटा लाइट दूसरे मीडियम में चल रही है, वैक्यूम में चलती तो सी मान लेते लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, पर यहाँ पर अगर स्पीड v1 मान लूँ, यहाँ पे v2 मान लूँ, तो कितनी हो जाएगी, ए डैश की दूरी कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो v2 इंटू टी, यानी कि ए डैश कितना हो जाएगा, v2 इंटू टी। ऐसे बेटा बी डैश, बी से बी डैश जाने की दूरी कैसे निकालेंगे, सर v1 इंटू टी, तो यहाँ की स्पीड v1 है तो v1 इंटू टी, हाँ सर निकल गया। अब ए बी बी डैश को देखे, ए बी बी डैश को देखे, इस ट्रायंगल को अगर आप देखो, इस ट्रायंगल को अगर आप देखो, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो मैं आपसे पूछूं साइन आई कितना होगा, तो साइन आई कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा साइन आई, मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ साइन आई की।
साइन आई कितना हो जाएगा v1t, क्योंकि bb डैश की वैल्यू कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो है सर v1t। साइन आई अपन परपेंडिकुलर अपान क्या होता है भैया, अपान होता है हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा AB डैश। देखो ये क्या हो जाएगा बीबी डैश की v1t, और ये हो जाएगा AB, ये कितना हो जाएगा AB डैश। अब एंगल ABB में देखो, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, B1t और AB डैश, भाई ये AB डैश है ना, तो हमारी बात को ध्यान से समझना, ये क्या है, ये AB डैश है, तो ये B1t अपन AB डैश, ये हमारा साइन आई हो जाएगा। एंगल AA डैश B को देखो, AA डैश B को देखो, अगर इस एंगल को देखता हूँ, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, तो B को यहाँ बना देता हूँ, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो ये BB डैश की वैल्यू कितनी आ गई, B1t आ गई, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस करेंगे तो B1t, और ये हमारा हाइपोटेनियस तो AB डैश हो जाएगा, ये AB डैश हो गया। अब अगर हम AA डैश B को देखें, AA डैश B को देखें, AA डैश B को देखें, अगर हम AA डैश B को देखते हैं, AA डैश B को देखते हैं, तो हम पाएंगे कि जो हमारी साइन आर की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, B2t अपान AB। B2t मतलब यहाँ की स्पीड, B2t अपान AB, ये भी ये हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई, हाँ सर। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं, साइन आई से साइन आर को डिवाइड कर रहे हैं, तो V1t अपान AB डैश इंटू B2t अपान AB डैश, AB डैश कट जाएगा, साइन आई बाई साइन आर, यह बचेगा V1 अपान V2, V1 अपान V2 को म्यू कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। और ये स्नेल्स लॉ को प्रूव कर रहा है, इससे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूव कर दिया। आई नो बेटा इट इज कॉम्प्लिकेटेड, आई नो, समटाइम्स यू हैव टू प्रैक्टिस इट एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3 बार तो कम से कम इसको प्रैक्टिस करो आप, 3 बार कम से कम प्रैक्टिस करो आप, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, दो लाइट आई, इसको बोल दिया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्रेक्ट कर गई, एक लाइट और आई इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट कर गई, टूवर्ड्स नॉर्मल रिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट। अगर आप ट्रायंगल एबीबी डैश को ऑब्जर्व करो, अगर आप ट्रायंगल एबीबी डैश को ऑब्जर्व करो, एबीबी डैश को ऑब्जर्व करो, तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, B1t, भाई बी से बी डैश की डिस्टेंस कितनी है, B1t अपान, ये क्या हो गया मक्खी, मक्खी है, हाँ, तो B1t हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा AB डैश का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस, तो B1t अपन AB डैश, ए डैश बी को देखो, ए डैश बी को देखो, बेटा इस ट्रायंगल को देखो, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ए डैश बी को देखोगे, ए डैश बी को देखोगे, तो आप यहाँ पे क्या पाओगे, ये हो जाएगा B2t, भाई अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं तो ये हो जाएगा B2t, हाँ सर यहाँ पे ये हो जाएगा B2t, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, B2 स्पीड से चल रहा है तो B2t हो जाएगा, कितना हो जाएगा, B2t हो जाएगा, तो B2t अपान AB डैश हो जाएगा, ये डिस्टेंस है ना, ए डैश बी डैश को देख रहा हूँ यहाँ पे मैं, है ना, यहाँ पे मैं चीज करेक्ट कर लेता हूँ, ए डैश बी डैश को देख रहा हूँ, तो B2t अपान AB डैश, साइन आई बाई साइन आर करेंगे भैया, तो हमारी ये वैल्यू B1t अपान AB डैश इंटू AB डैश अपान B2t, AB डैश कट जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू हो जाएगा, इस लॉ को प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। ये कहता है कि देखो भैया, पहले तो लोगों का यही मानना था ना कि जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। इवन हाइजीन ने क्या बोला कि कोई एक ऐसा मीडियम है जिसको उन्होंने ईथर बोल दिया, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उनका मानना था कि जैसे साउंड ट्रेवल करता है वैसे लाइट भी ट्रेवल करती है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव ये कहता है कि मान लो कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक वेव इसको 6 सेंटीमीटर ऊपर ले जाती है और दूसरी वेव इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाती है, तो यानी इसका y1, एक वेव की मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और दूसरी वेव की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अगर हमें नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो कुछ नहीं करना है आपको, इनको वेक्टोरियली ऐड कर देना है, y1 प्लस y2, तो बेटा 6 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भैया, 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि हमें नेट डिस्प्लेसमेंट, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक वेव इसको 6 सेंटीमीटर ऊपर ले गई, पार्टिकल क्यों है सर, क्योंकि पहले लोगों का मानना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर था, मतलब इनका मानना था कि मीडियम होता है, तो मीडियम ऑब्वियस सी बात है, तो मीडियम होगा तो मीडियम में पार्टिकल होंगे जो इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी भैया, वाई नेट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यानी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव ये कहता है कि अगर आपको बहुत सारी वेव अगर तुम्हें
कैलकुलेट करना है उनका नेट डिस्प्लेसमेंट, तो आप उनको वेक्टोरियली ऐड कर दो, है ना। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू नंबर ऑफ वेव इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ देम। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज है बेटा, इसको साइन के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे प्लस में थी तो इसको प्लस करना है। पर अगर कहीं मान लो ऐसा होता कि एक वेव इसको ऊपर ले जा रही है और दूसरी वेव है जो इसको नीचे भी ले जा रही है, एक वेव एक पार्टिकल को 4 सेंटीमीटर ऊपर ले गई और दूसरी वेव एक पार्टिकल को 2 सेंटीमीटर नीचे ले गई, अब बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी। तो जो वाई नेट हो जाएगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2। अब बेटा ये जो y1 प्लस y2 है, एक 4 है और एक माइनस का 2 है ना, तो इसको माइनस का 2 लिखना है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा वो 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। क्या हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 2 आएगा। यानी वेक्टोरियली आपको प्लस माइनस साइन के साथ आपको चीजें लिखनी है। आगे बढ़े भैया? हाँ सर आगे बढ़िए। क्या हो गया? हाँ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये हमको ये बताता है कि ये कुछ नहीं है, एक तरीके का सुपर पोजिशन ही है ना। जब बहुत सारी लाइट रेज मिलती है ना, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है उसको सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो अगर सुपरपोजिशन मीटिंग होती है ऐसी लाइट की जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है ना, तो ऐसी वेव्स है ना और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ऐसी वेव को हम कह देते हैं कि इसका इंटरफेरेंस हो गया। मान लो कोई वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड भी सेम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और वो सेम डायरेक्शन में चल रही है और वो मीट कर रही है, मतलब उनका क्रस्ट है ना, तो उसे क्या बोल देंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब जब भी कभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है तो दो तरीके का इंटरफेरेंस में पढ़ना है। एक पढ़ना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है भैया? एक तरीके का सुपरपोजिशन है ऐसी लाइट्स का जिनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी वेव्स का जिनकी फ्रीक्वेंसी और उनका एम्पलीट्यूड सेम हो, वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। यानी सुपरपोजिशन ऑफ सच वेव्स which have same frequency, same amplitude and they are traveling in the same direction, तो उसको बोल देंगे कि भैया लाइट का क्या हो गया? इंटरफेरेंस हो गया। क्या हो गया भाई? इंटरफेरेंस हो गया। अब बेटा जब भी इंटरफेरेंस होता है तो दो तरीके का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक देखने को मिलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब दो वेव्स के एक साथ ऊपर गई, दो वेव्स का क्रस्ट मिल रहा है ना, दो वेव का क्रस्ट मिल रहा है तो उसे क्या कह देते हैं? इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और दो वेव का ट्रफ मिल रहा है, जैसे एक वेव का क्रस्ट ये है, एक क्रस्ट ये है, तो जब दो क्रस्ट मिल जाते हैं उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऊपर वाला पार्ट जो वेव का होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं, जो नीचे जाता है उसे बोलते हैं ट्रफ। तो मान लो दो वेव्स हैं और उनका क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है तो उसे क्या बोल देते हैं? वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और दो वेव का ट्रफ मिल रहा है ना, जैसे मान लो ये क्रस्ट, ये एक वेव थी, ये एक वेव थी ऐसे ऐसे। अब मान लो एक दूसरी वेव है, ये भी ऐसे गई और यहाँ पे इसका क्रस्ट मिल गया, यानी यहाँ पे इसका इन दो इसका क्रस्ट, इस वेव का भी क्रस्ट और इस वेव का भी क्रस्ट मिल गया, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। कैसे इंटरफेरेंस हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, इंटरफेरेंस। और बेटा मान लो ऐसा हो ये वेव का ट्रफ से ट्रफ भी मिल रहा है, यहाँ पे ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, ट्रफ इसका भी ट्रफ ये है, इसका भी ट्रफ ये है, तो यहाँ पे भी कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है या ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा क्यों? इंटरफेरेंस क्यों? क्योंकि भैया इस केस में, इन दोनों के केस में इसका एम्पलीट्यूड भी सेम है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है तो सेम है, एम्पलीट्यूड भी इसका सेम है, सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट भी कर रही है तो इंटरफेरेंस होगा। पर क्योंकि क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, तो उसको बोल देंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है भाई, ये क्या है आपका? ये है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लो एक वेव ऐसे जा रही हो, है ना, अब इसका क्रस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ मिले, यहाँ पे ये इसका ट्रफ है, सही से बनाता है मास्टर, ओ मास्टर ये इसका ट्रफ है, ये इसका ट्रफ है भाई, ये इस वेव का ट्रफ है, ट्रफ। तो ये ट्रफ मिल रही है ना, इसका क्रस्ट ये है, तो अगर ट्रफ और क्रस्ट को मिलाऊं तो यहाँ पे कैसा इंटरफेरेंस होगा? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो आपको कंडीशन याद रखनी है, कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब क्रस्ट से ट्रफ मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आइए पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मैथमेटिकल इक्वेशन। इसमें आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस पूछा जाता है कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस कितना होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस कितना होगा, या डिस्ट्रक्टिव का फेज डिफरेंस कितना होगा, डिस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस कितना होगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखो
सबसे पहले आपको समझना है पेज डिफरेंस क्या होता है और पाथ डिफरेंस क्या होता है। अगर आपसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पेज डिफरेंस पूछे, उसका सीधा फॉर्मूला आप याद कर लो 2n पाई। यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 है ना। 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखोगे 2 लैम्डा, 2 रखोगे 4 लैम्डा, 3 रखोगे 6 लैम्डा। और एक होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के फॉर्मूला होता है n लैम्डा। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? n लैम्डा। 0 रखोगे 0 हो जाएगा, 1 रखोगे लैम्डा हो जाएगा, 2 रखोगे 2 लैम्डा हो जाएगा। यानी यहाँ n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है 2n पाई, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है n लैम्डा। बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर फेज पाथ डिफरेंस कैसे याद करूं? भाई ये पूरी लेंथ को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। यानी लैम्डा मतलब क्या होता है? वेव लेंथ। लेंथ मतलब पाथ। याद रखना कि पाथ डिफरेंस होगा तो n लैम्डा होगा, फेज डिफरेंस होगा तो 2n पाई होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भैया आपको दो कंडीशन याद रखनी है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। अगर मैं बात करूं फेज डिफरेंस की, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n प्लस 1 पाई। यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। अगर 0 रखोगे तो पाई हो जाएगा, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 5 पाई हो जाएगा। और ऐसे ही बेटा इसका पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों सिचुएशंस में n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमको क्या प्रूफ करना है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट फ्रॉम 0 टू 4i, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो फॉर्मूला, अगर 0 रख देते हो आप 0 रखोगे तो क्या होगा? अभी भी लैम्डा बाई 2 होगा। 1 रखोगे तो 2 2 1 जाओ, 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाई 2 है ना। यहाँ पे भी 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो भी पाई होगा। तो ये दोनों सिचुएशन आपको याद रखनी है। आगे एग्जाम में प्रूफ करने को आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट वेरी फ्रॉम 0 टू 4i। देखो जब सुपर पोजिशन होता है लाइट का तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो जब भी कभी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जब भी लाइट की इंटेंसिटी को देखते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 4 टाइम्स ऑफ आई, 4 टाइम्स ऑफ आई मतलब इंटेंसिटी, यानी 0 से 4i तक वेरी करती है। इसको प्रूफ करने को आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको ये मानना है कि दो वेव्स हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है वो सेम है। ये आपको एज्यूम करना है कि दो वेव हैं कोई, यानी दो सोर्स हैं और उनकी इंटेंसिटी सेम है। दो सोर्स है कोई, यानी जो लाइट रिलीज कर रहे हैं, वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी सेम है। तो अगर उनकी इंटेंसिटी सेम है तो मैं I1 और I2 को बराबर कह दूं और इसकी वैल्यू को मैं I मान लेता हूँ। बेटा I सोर्स की अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं आपको कि आई नेट कितना होगा, आई रिजल्टेंट कितना होगा, I1 I2 दोनों सेम है तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। अब बेटा यहाँ पे फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है। I1 I2 तो सेम है तो इसको I मान लूंगा और ये क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट I1 I2, अंडर रूट I1 I2, ये भी I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा 2i हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो इतनी आएगी 2i इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस फाई। अब एज्यूम करो, मान लो कि यहाँ पे कैसा फाई क्या है, इसमें फेज डिफरेंस है। अब अगर फाई की वैल्यू में पाई रख दूं तो अगर फाई की वैल्यू में पाई रख दूंगा तो मैं देखूंगा 1 प्लस कॉस फाई कितना हो जाएगा? आई आर 2i 1 माइनस 1 आई आर। यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये किसके लिए था भैया? यहाँ पे अगर ऐसा करता हूँ, अगर फाई की वैल्यू पाई हो जाती है, आई आर 0 हो जाती है तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी वेव की? 0 हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? यहाँ पे इंटेंसिटी इसकी 0 है। और अगर मैं क्या करूं बेटा, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 डिग्री रख दूं, यानी इनके बीच में फेज डिफरेंस, दोनों जो वेव्स हैं इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है, तो उस टाइम पे आई आर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी 2i 1 प्लस कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू 0 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, तो 2i इंटू 4i। यानी आप देख रहे हो अगर दो वेव की इंटेंसिटी सेम है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होगी। पर अगर दो वेव की इंटेंसिटी सेम है और वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो 4i होगा। ये दोनों वेरी करते हैं। आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो भाई? आपको सिंपल याद रखना है I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। इसको सॉल्व करूंगा तो आई रिजल्टेंट इक्वल टू 2i इन ब्रैकेट 1 प्लस cos फाई हो जाएगा। cos फाई की वैल्यू एक बार पाई रखोगे तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, 0 रखोगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए पढ़ते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का
बेटा जो डेरिवेशन है वो सिलेबस से हटा दिया गया, मतलब हटा दिया गया था, केवल आपको इसके बारे में समझना है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो यहाँ पे हम कोई एक सोर्स लेते हैं बेटा, ये सोर्स है, ये सोर्स क्या करेगा, ये सोर्स वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, ये वेव्स ऐसी जाएंगी, यहाँ से वेव्स ऐसी जाएंगी, है ना, ये वेव्स प्रोड्यूस करेगा। अब बेटा यहाँ से एक लाइट निकली, यहाँ सिंगल सोर्स है, सिंगल सोर्स क्यों है, क्योंकि हमें लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, ठीक है भाई, तो यहाँ से लाइट निकलेगी। अब यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो यहाँ पे हमने दो स्लिट बना रखा है, एक स्लिट S1 बोल दिया, एक स्लिट को S2 बोल दिया, दो स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी बोल दिया। और वहां से थोड़ी दूर बाद हम देखेंगे कि हमको जब ये दो लाइट सोर्स से निकलेंगी तो हमको कुछ डार्क, यहाँ पे कुछ ब्राइट, और इस फ्रिंज को बोलेंगे डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज हमको मिलेंगी। क्या मिलेंगी, जब एक सोर्स से दो स्लिट्स बना करके लाइट को पास करता हूँ तो थोड़ी दूर पे मुझे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि इनकी फ्रिंज ब्रिथ बताओ, ये जो फ्रिंज बन रही है ना, ये लाइट, ये कैसी फ्रिंज बन रही है, ये ब्राइट फ्रिंज है। अब इसको बताओ ये फ्रिंज की ब्रिथ कितनी होगी। तो फ्रिंज की ब्रिथ को निकालने का मतलब होता है कि अगर दो डार्क फ्रिंज के इनके इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, फ्रिंज ब्रिथ। भाई ये पूरी डिस्टेंस 10 है, तो इनके इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो तो आपको ये मिल जाएगा, ब्रिथ मिल जाएगी, फ्रिंज ब्रिथ। तो फ्रिंज ब्रिथ का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपकी ब्रिथ पता करना चाहते हो कि कितनी इसकी ब्रिथ है, तो उसको फ्रिंज ब्रिथ को बीटा से दिखाते हैं, ये होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पे जो डी है बेटा ये है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन को बोल दिया कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं ये जो हमारी फ्रिंज ब्रिथ आई है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लैम्डा, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर इस वाईडीएससी के सेटअप को मैं किसी दूसरे मीडियम में लेकर के चले जाऊं, किसी दूसरे लिक्विड्स में अगर मैं उसको इमर्ज कर दूं तो पूछा जाता है नया फ्रिंज ब्रिथ कितना होगा। तो जब किसी मीडियम में लेकर के जाओगे तो भाई आप सिंपल सा फॉर्मूला रखो ये वाला कि जो नई फ्रिंज ब्रिथ होगी बी डैश, वो बी बाई म्यू हो जाएगी, म्यू टाइम्स कम हो जाएगी, है ना। तो पहले जो फ्रिंज ब्रिथ थी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी थी, अब म्यू टाइम्स कम हो जाएगी, तो अब नया फॉर्मूला ये आ जाएगा। और जो विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, अभी मैं इसको बताता हूँ, जरा ध्यान समझना। अब वाईडीएससी अगर होना है या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन की जरूरत पड़ेगी कि जितनी भी चीजें आपने देखी हैं ये तभी हो सकती हैं जब ये कंडीशंस फुलफिल हो। क्या क्या कंडीशंस है भाई, क्या क्या कंडीशंस है, सबसे पहली कंडीशन है कि जो सोर्स है लाइट का वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए तभी इंटरफेरेंस होगा। दूसरी बात क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तभी यंग्स ने देखो एक ही सोर्स लिया था क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, है ना। जब देखो यहाँ पर ये जो दो स्लिट्स हैं, यहाँ से जब वेव निकली तो इनका सोर्स तो एक ही है ना, तो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट जा रही है, ठीक है। तो तभी वाईडीएससी हो सकता है जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो और ये जो वेव्स हो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, है ना, और डायरेक्शन ऑफ वेव सेम होना चाहिए। आप वाईडीएससी में देख लो वेव्स का डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड भी वेव का सेम ही होना चाहिए। याद रखना ये सब बात, फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, और जो स्लिट्स हो दोनों सोर्सेस की वो बहुत थिन हो, बहुत थिक ना हो, बहुत थिन सोर्स, बहुत थिन स्लिट्स हो, तभी ये चीजें देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं भाई, अब बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस की कि ये कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्स एक ऐसे सोर्सेज होते हैं, है ना, कोहेरेंट सोर्सेज एक ऐसे सोर्सेज होते हैं जो लाइट इस तरीके से इमिट करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है, सेम रहता है। कोहेरेंट सोर्स एक ऐसे सोर्स होते हैं जहां से जब कोई लाइट निकलती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या रहती है, सेम रहती है, और उनकी उनकी वो फेज में भी क्या होता है, उनका फेज भी क्या रहता है, सेम रहता है, या मैं कह लूँ उनका कांस्टेंट फेज रहता है। यानी ऐसे ऐसी सोर्स को कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम, उनकी वेवलेंथ भी सेम हो, और उनकी जो फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट होने का मतलब जीरो नहीं होता है, फेज डिफरेंस चेंज ना कर रहा हो, फेज डिफरेंस चेंज ना कर रहा हो, जो फाई हो जिसे बोलते हैं फेज डिफरेंस वो कांस्टेंट हो, तो हम बोल देंगे कि सोर्स हमारा क्या है, कोहेरेंट है। फाई तो कांस्टेंट हो ही, साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ भी क्या हो, सेम हो। ऐसी सोर्स को क्या बोल देते हैं भैया, कोहेरेंट सोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, कोहेरेंट सोर्स। अब मुद्दे की बात यह है कि दो सोर्सेस, दो अलग अलग लाइट के सोर्सेस कभी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बेटा आप सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की लाइट चाहते हो, कितनी भी बारीकी से आप, मान लो दो टॉर्च लो, दो टॉर्च को आप ऑन करो, एक साथ ऑन करो, कितनी भी कोशिश करोगे पर उनकी सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, उनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस रह ही जाएगा,
पर फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, जो आप कर ही नहीं सकते हो। तो दो अलग अलग सोर्सेस कोहेरेंट कभी हो ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। दो सोर्सेस अलग अलग अगर हैं, वो दो अलग अलग सोर्सेस हैं तो कोहेरेंट नहीं हो सकते। कोहेरेंट सोर्स होने के लिए सोर्स को एक होना पड़ेगा, है ना भाई। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? मान लो यहाँ पे टॉर्च है, यहाँ पे दो, ये मान लिया एक मैंने लाइन खींच दी है, यहाँ से टॉर्च जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है लाइट को यहाँ जाना चाहिए था, लाइट को यहाँ जाना चाहिए था भाई, सीधे जाना चाहिए था। पर हमने देखा कि लाइट थोड़ी सी शैडो रीजन में, यहाँ पे जहाँ पे अंधेरा उसको शैडो रीजन बोलते हैं, यहाँ भी डिफ्रेक्ट कर जाती है। और यहाँ तक हमको क्या मिलता है, अगर मैं इसको सही तरीके से बनाऊं, अगर मैं इसको सही तरीके से बनाऊं तो मैं आपको ये कहूंगा कि लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे। पर हमने देखा है कि लाइट थोड़ी सी बेंड कर जाती है शैडो रीजन में, और ये जो डार्क फ्रिंज है, ये जो हमारी लाइटनेस है, ये जो हमारी ब्राइटनेस है, यहाँ तक चली जाती है, यहाँ पे यही तक होना चाहिए था ब्राइटनेस, और कुछ शैडो रीजन में चली जाती है तो यहाँ तक ब्राइटनेस देखो को मिलती है। तो जो लाइट बेंड कर गई ना, जो लाइट बेंड कर गई शैडो रीजन में, इसी को बोल देते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो हमको यही तक उजाला नहीं मिलता है, हमको थोड़ा और ऊपर नीचे उजाला मिलता है। अब बेटा जब भी डिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ तक तो सेंट्रल मैक्सिमा है, तो इंटेंसिटी, अब यहाँ पे जरा हमारी बात को ध्यान समझना, इसको निकाल देगा, जितना मैं कह रहा हूँ उतना समझो। ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो यहाँ पे तो ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, पर अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो हमको डार्क ब्राइट फ्रिंज दिखेंगी, और इनकी जो एम्पलीट्यूड होंगी वो घटती रहेंगी। तो अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर जाऊंगा तो भी हमारी एम्पलीट्यूड घटेगी, सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे आऊंगा तो भी एम्पलीट्यूड घटेगी। मुद्दे की बात है, सेंट्रल मैक्सिमा पे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होती है, इसकी ग्राफ याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये देखो सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे इसकी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं भाई और बात करते हैं नोट की, कि डिफ्लेक्शन तभी हम देख सकते हैं, जो डिफ्लेक्शन फिनोमेना है तभी नोटिसबल है, तभी इसको नोटिस कर सकते हैं जब जो ओपनिंग हो ऑब्स्टेकल का, है ना, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर में हो। यानी जो लाइट का वेवलेंथ है और इसकी जो ओपनिंग है ना, जो ओपनिंग है ऑब्स्टेकल का, ये नियरली सेम हो। तो कंडीशन है, आपको याद रखना चाहिए कि डिफ्रेक्शन कब हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। डिफ्रेक्शन तभी होगा जब ओपनिंग ऑफ ऑब्स्टेकल्स और लाइट की वेवलेंथ क्या हो, सिमिलर हो, सेम हो, या उसके आसपास की हो, है ना। अल्टरनेटिंग पैटर्न अब ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज फॉर्म होता है स्क्रीन पे, है ना, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। भाई सेंट्रल मैक्सिमा से आप ऊपर नीचे जाओगे तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेंगे। सेंट्रल फ्रिंज, जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो सबसे ब्राइटेस्ट होती है। तो जो सेंट्रल फ्रिंज है ना भैया, ये ब्राइटेस्ट है, ये ब्राइटेस्ट है एट ऑल, जितनी भी बनेंगी उसमें सबसे ब्राइटेस्ट कौन है, यही है, ये ब्राइटेस्ट है सब में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी चीजें हो गई, तो ये इसी के साथ ये आपका चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ठीक चल रही होगी, और बेटा अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स के नाम रोशन करो, है ना, हमेशा आगे बढ़ते चलो, और आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। कभी भी चैलेंजेस से घबराओ मत, चैलेंज लेने के लिए हमेशा रेडी रहो। भगवान चैलेंज उसी को देते हैं ना जिसके अंदर क्षमता होती है उसको झेलने की, सबको चैलेंज नहीं दिया जा सकता। अगर आज आपको भगवान बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपको बहुत कष्ट दे रहे हैं, आपको बहुत पीड़ा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को झेल सकते हो। दुनिया में सबके अंदर क्षमता नहीं है। तो अगर आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है, तो हमेशा हंस कीजिए, क्योंकि भगवान आपको इस लायक समझ रहे हैं कि आप उस दुख कष्ट को झेल सकते हो, है ना। तो बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट, कर्म पर बिलीव करो, जो भी तुम आज कर रहे हो उसका आउटपुट तुम्हें आने वाले दिनों में मिलेगा, 110% मिलेगा। भगवान पे भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।